जय हिंद साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिए आज का जो चैप्टर है वो है नाइन्थ क्लास अर्थशास्त्र का, यानी कि इकोनॉमी का, नाइन्थ क्लास का इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। तो आज पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो देखिए ये जो पालमपुर गांव की कहानी है वो तो हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जैसे मैंने पहला चैप्टर बना रहा हूं उसी हिसाब से मैं क्रम वाइज पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी हिसाब से मैं आपके इकोनॉमी के सारे चैप्टर हैं वो मैं उनको पूरा करूंगा। तो आप इस चैनल पर सभी अर्थशास्त्र के जो इकोनॉमी आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वो आप सभी एक एक करके यहाँ पर चैप्टर्स को, अपने चैप्टर्स को सभी पूरा कर सकते हैं। पूरी वीडियो में आप पूरे चैप्टर्स को क्लियर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पालमपुर गांव की कहानी। तो देखिए यहाँ पर पालमपुर गांव कोई ऐसा गांव नहीं है कि आपको यहाँ देखने को मिल जाए, और हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन ये जो है यह कथन आंशिक रूप से गिलवर्ट एक लेखक हैं, गिलवर्ट के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक छोटा सा गांव है जो बिल्कुल सेम टू सेम पालमपुर पर आधारित है। तो पालमपुर गांव है उस गांव पर आधारित है। तो यहाँ पर देखो पालमपुर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास में जितने भी गांव होते हैं हम उन गांव को देखते हैं कि हर गांव में लगभग बहुत सारी चीजें एक जैसी मिलती हैं। जैसे कि गांव के पास एक बड़ा बाजार होना, गांव के पास एक नदी या झील तालाब होना, गांव में किसानों का होना, और गांव में किसानों के साथ साथ में ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग होना। किसी के मकान जो है सीमेंट और ईंटों के बने हुए होते हैं, तो किसी के घास और फूस के बने हुए होते हैं। तो हर गांव की ये कंडीशन होती है। आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अब मैं जो पहला पॉइंट आपको पढ़ता हूं और हर एक पॉइंट को पढ़ के समझ के क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी भली भांति जानते हैं गांव कोई भी हो तो वो जो गांव होगा आसपास में कोई ना कोई तो कोई कस्बा या बाजार जरूर होगा। तो जो पालमपुर गांव है वो आसपास कस्बे और छोटे मोटे गांव से जुड़ा हुआ है। तो अगली लाइन है इस गांव में अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो आपको पता होगा गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, 450। इस गांव की जो कल्पना की गई है वो 450 परिवारों के हिसाब से की गई है। तो पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, जैसे कि आपके गांव में, मेरे गांव में लगभग किसी में 450 हैं, 500 हैं, 1000। वोटिंग आप जानते होंगे, वोटिंग के हिसाब से देखते हैं किसी गांव में कितनी वोटिंग है। तो यहाँ पर जो है 450 परिवार रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में गांव में ज्यादातर जमीन के मालिक उच्च जाति के 80 परिवार हैं। यहां पर 450 टोटल परिवार थे, लेकिन गांव में ज्यादातर जमीन के जो मालिक हैं, जिनके पास में ज्यादा जमीन है, वो जो हैं वो 80 परिवार हैं भाई साहब, वो 80 परिवार हैं। और उसके बाद में उच्च जाति के मकान, आप देखो जाति कितने प्रकार, जातियां बता देता हूं जो कैटेगरीज होती हैं, हम कैसे देखते हैं। तो आप जानेंगे यहां पर ये जो पाई जाती है, जनरल पाई जाती है, ओबीसी पाई जाती है, ओबीसी के बाद एससी पाई जाती है, एसटी पाई जाती है। कुछ इस तरीके से हम कैटेगरीज को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो शेड्यूल कास्ट होती है, छोटी जो कास्ट होती है, उनको बड़ी समस्याएं आ जाती हैं गांव में रहने में। तो देखिए उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए होते हैं। जो ऊंची जाति वाले जो लोग होते हैं उनके पास में, भाई देखो जिसके पास में ज्यादा भूमि होगी वो उच्च जाति के किसान हो गए या उच्च जाति के लोग हो गए, और जिनके पास में कम भूमि है तो वैसे भी किसान जो है गरीब होते हैं, गरीब जो है हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो मकान भी देखे गए हैं, जो ऊंची जाति के जो मकान है वो सीमेंट और ईंट के बने हुए होते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं उनके मकान जो है इतने बढ़िया नहीं पाए जाते। गांव में ये चीज देखने को हमें मिल जाती है।
अगला पॉइंट कहता है हमारा, दलित लोगों की संख्या गांव में कुल संख्या का 1/3 हिस्सा है। भाई साहब क्या है, 1/3 हिस्सा जो दलित लोग होते हैं वो गांव की जनसंख्या, तो मैंने बताया था यहाँ पर जो टोटल 450 परिवार रहते हैं, तो उन 450 में से दलित लोगों की संख्या गांव में कुल संख्या का 1/3 हिस्सा, जो दलित लोग हैं वो कम है, 1/3 हिस्सा है टोटल जनसंख्या का गांव की का। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है, इनके घर गांव के किसी कोने में घास फूस के बने हुए होते हैं। तो आपने ये चीज देखी होगी, गांव में एक कोने पर जो गरीब लोग हैं वो एक कोने पर होंगे जिनके मकान घास और फूस के बने हुए होते हैं। अब समस्या ये है, जिनके पास में ज्यादा खेती है वो ज्यादा बड़े किसान होते हैं। आप जानेंगे बड़े किसान, मझोले किसान, छोटे किसान। तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर यानी कि 2 हेक्टेयर जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जिन पर भूमि होती है वो बड़े किसान होते हैं। 2 हेक्टेयर तक बड़े या मझोले हम कह सकते हैं। और उसके बाद में जो 2 हेक्टेयर से कम होती है वो छोटे किसान हो जाते हैं। तो 2 हेक्टेयर लगभग हमें कब पाई जाती थी, ये लगभग भारत की आजादी के समय 2 हेक्टेयर जो है भूमि पाई जाती थी। तो लगभग 1900 में बात कर लेता हूँ 50 की, भारत की आजादी के समय में जो है खेती लोगों पर पाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, खेती जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा वो बट गई है, छोटे छोटे भागों में जो है बट गई है। तो गांव के बारे में ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं, आपके पास में अगर किताब हो तो आप किताब में भी ये चीज देख सकते हैं। यही चीज आपको देखने को किताब में मिल जाएगी। तो गांव के बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं, और आगे देखते हैं हम इसमें अब आगे क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें उगाते हैं क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग अलग फसलें उगा लेते हैं। तो एक वर्ष की बात की गई है, तो एक वर्ष में महीना जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो यहाँ पर 3 जो फसल उगाई है वो 4-4 महीने की सिंपल है, 3 फसल तो ले ही लेंगे। क्योंकि एक बार देखा जाता है, हम रबी की, खरीफ की, इस हिसाब से हम फसल जो करते हैं वो एक साल में 3 फसल ले ली जाती हैं आराम से। एक बार धान हो जाता है, एक बार गेहूं हो जाता है, और उसके अलावा बीच में एक जगह जो बचती है उसमें हम कर लेते हैं मूंग दाल वगैरह जो कर लेते हैं, और पशुओं के लिए चारा जो हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से एक वर्ष में अलग अलग फसल कर लेते हैं किसान। और उसके बाद में ज्यादातर, अगला पॉइंट जो है, ज्यादातर घरों में बिजली है। तो देखिए यहाँ पर क्या, पहले जो समस्याएं जो थी भारत की आजादी के समय पर जो समस्याएं आती थी वो ये समस्याएं थी कि गांव में बिजली का न होना। गांव में जब बिजली नहीं होती थी तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाती थी। उसके बाद में क्या होता था, लोग रहट से, तालाब से, नदियों से और अन्य अपने जो भी उनके तरीके होंगे वो अलग अलग अपने अपने तरीकों से सिंचाई करते थे। तो अभी क्या है, अभी की स्थिति आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको बिजली की व्यवस्था है, तो ट्यूबवेल आपको मिल जाएंगी, समरसेबल आपको मिल जाएंगी, और उसके अलावा नदी भी जो है पास से गुजर रही हो तो वहाँ से भी पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। और अब फिलहाल में अगर भारत की आज़ादी के समय की बात की जाए तो तब बिजली नहीं थी घर घर में, लेकिन आज यहाँ पर ज़्यादातर घरों में बिजली मिल जाती है, क्योंकि बिजली जिस घर में होगी तो बहुत सारे काम जो हैं वो बिजली से हो जाते हैं। जैसे कि बिजली से सबसे पहली बात तो आपको प्रकाश मतलब उजाला, जो घर में जो उजाला होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद में जैसे बिजली से होने वाला जो मठा जो चलाते हैं, और अब जो चारा जो काटते हैं, मोटर वाली जो मशीन होती है, उससे भी बहुत सारे, बिजली से बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। पानी भी भर लो अगर समर लगी हुई है घर में, तो ये सारे काम बिजली से हो जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है, पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। देखिए यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं गांव में, लेकिन यहाँ पर 150 परिवारों के पास में भूमि नहीं है। वो क्या, जिनके पास में भूमि नहीं है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे भूमिहीन।
भूमिहीन मजदूर, मजदूर। तो वो जो कहलाएंगे जिनके पास भूमि नहीं है वो कहलाएंगे भूमिहीन मजदूर, जिनके पास में भूमि नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है गांव में 240 परिवार जिनके पास भूमि है। इतने परिवार हैं 450 में से इतने परिवार हैं जिनके पास में भूमि है। तो जिनके पास में भूमि है वो 3 भागों में बट जाते हैं। एक तो होते हैं बड़े किसान, इसमें एक तो होते हैं बड़े किसान, और उसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं मझोले, मझोले, मझोले किसान। और भैया उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं छोटे किसान। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो बड़े किसान होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो बड़े किसान होते हैं 2 हेक्टेयर से ऊपर जो खेती वाले किसान होते हैं वो बड़े किसान होते हैं। और जो 2 हो जिनके पास में लगभग वो मझोले किसान कहलाएंगे। और छोटे किसान वे कहलाएंगे जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम है, जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो छोटे किसान कहलाएंगे। तो ये जो पालमपुर गांव है उस गांव में हम देख रहे हैं कि फिलहाल में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है, सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है, ताकि वो फसल जो है अच्छी कर पा रहे हैं। देखिए जो अब हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो जब चाहो तब पानी की जो है पूर्ति कर लो खेत में। जब हमारे पास में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो दिक्कतें आ जाती हैं। अब बारिश पे आधारित रहेंगे तो क्या होता है, कभी कभी बारिश जो मानसून होते हैं वो समय के अनुसार नहीं आ पाते, लेट आते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, फसल जो है खराब भी हो जाती है पानी सिंचाई लेट होने की वजह से। और आप देख रहे हैं इसमें कि 450 परिवार है, वो 1/3 जो हिस्सा है गांव में जिनके पास में 150 परिवार है जिनमें भूमि नहीं है, और 240 परिवार है जिनके पास में भूमि है। और जिनके पास में भूमि है वो तो अपना गुजर कर ही लेते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती उनको थोड़ी सी समस्या रहती है। अब आगे देखेंगे, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेडिंग है हमारी गैर कृषि क्रियाएं। जो गैर कृषि क्रियाएं वो क्या है, खेती उत्पादन के अलावा अन्य कोई उत्पादन गतिविधि जो होती है वह गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट कहता है उत्पादन क्या, उत्पादन होता है किसी वस्तु का बेचना, बनाना, और जो सेवाएं होती हैं वो उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। उत्पादन मतलब कोई चीज, कोई वस्तु। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट कहता है हमारा कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। कोई भी काम करना हो तो हमें उस काम को करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मान लो अगर हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास पहले होनी चाहिए हमारे पास भूमि। हम किस जगह पर फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, उसके बाद में फिर हमारे पास में फैक्ट्री के अलावा होने चाहिए मजदूर, काम कौन करेगा, और हमारे पास पूंजी पैसा होना चाहिए, हम मजदूरों को बदले में क्या देंगे और फैक्ट्री किस चीज से डालेंगे। तो हमें सबसे पहले भूमि, पूंजी, पैसा चाहिए, और उसके बाद में मजदूर चाहिए, और मजदूरों के बाद में यातायात की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है किसी भी उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर भूमि, जल, वन, खनिज। तो देखिए भूमि होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए, वन भी होना चाहिए, खनिज भी होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कहता है श्रम, जो लोग काम करते हैं। हमें भूमि चाहिए, जल चाहिए, वन चाहिए, खनिज चाहिए। कोई उत्पादन अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके बाद हमें श्रम चाहिए। श्रम मतलब मजदूर लोग हमें चाहिए ही चाहिए। बिना मजदूर लोगों के कुछ नहीं कर सकते अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है तो। और उसके बाद में आगत औजार का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, आगत औजार वे औजार होते हैं जो हमारे पास कहीं बाहर से आए हुए होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले खेती के इक्विपमेंट यानी औजार जो बनाए जाते हैं तो वो हमारे यहाँ सबसे पहले बनाए जाते हैं हरियाणा राज्य में,
पंजाब राज्य में। ये दो राज्य ऐसे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि को लेकर के डेवलपमेंट होता रहता है। ये जो है विकासशील जगह है, विकासशील क्षेत्र हैं जगह जगह पर, और जल्दी जल्दी यहाँ पर कुछ न कुछ सुधार होते रहते हैं। कृषि को लेकर के नई नई मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, आपका थ्रेसर है, आपका गेहूं निकालने की मशीन, गेहूं बोने की मशीन, धान काटने की, धान बोने की, यानी बहुत सारी अलग अलग जो अलग अलग गतिविधियों से जो काम करती हैं, उसी हिसाब से अलग अलग गतिविधियों वाली जो मशीनें हैं वो यहाँ पर हमें आगत औजार जो बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें आगत औजार, मशीन, सभी को स्थायी पूंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हमारे पास मशीन होंगी, आगत औजार होंगी, तो ये हमारी स्थायी पूंजी होगी, क्योंकि इससे ही तो हम अपने काम करेंगे। अब आगे जो पॉइंट आता है, कार्यशील पूंजी, नगद पैसे, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। जब हमारे पास में भूमि, श्रम, पूंजी इकट्ठी होगी तभी संयोजित कर सकते हैं हम एक संगठित को, ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। कारक क्या है? कारक यही तो है कारक, पूंजी है, श्रम है, मजदूर, ये जो भूमि, श्रम, पूंजी यानी कि मजदूर जो होते हैं और भूमि है, यही कारक है हमारे, क्योंकि इनके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, ना ही कोई कंपनी बना सकते हैं, ना ही कुछ कोई काम हो ही नहीं सकता इनके अलावा। तो ये जो है हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पर पालमपुर गांव में हम देखते हैं कि अब पहले 1950 के लगभग दशक में, यानी ये देखा जाता था कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी नहीं हो पाती थी, लेकिन हमने धीरे धीरे विकास किया, अपने क्षेत्र में विकास करते गए, और हमने ये देखा कि आज हमारे पास ज़्यादातर हर चीज़ की, हर क्षेत्र में मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो मशीन जितनी हमारे पास होंगी उतना ही काम हमारा आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए आपसे मैं कहूँ कि पहले लोग मान लो 10 बीघा जमीन को अगर एक किसान बैल से और हल से जोतेगा तो कितना समय लगेगा? आप अंदाजा लगाइए, समय क्या दिन लग जाएंगे उसमें। लेकिन आज हमारे पास रोटावेटर, कल्टीवेटर है, हैरो है, तो उससे 10 बीघा खेत जो है कितने समय में, 2 घंटा, 3 घंटा, इतने समय में, 4 घंटा, 5 घंटा, इतने समय में आसानी से खेत जो है वो जोता जा सकता है। लेकिन हल और बैल से एक किसान के बस की बात नहीं थी। तो ये आजादी के समय पे जो समस्याएं आ रही थी कृषि को लेकर के, धीरे धीरे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और जो आपका पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव में ये देखने को हमें मिल जाती है कि आज जो हमारे आसपास के गांव हैं यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब हम चलते हैं पालमपुर गांव में और क्या क्या काम होते हैं। और काम तो सारे के सारे सभी गांव में होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं सब गांव में लगभग काम मिलते जुलते होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फसल को लेकर के, जो कौन सी फसल है कौन से समय पर बोई जाती है और काटी जाती है, और कौन सी फसल कौन से समय के लिए बनी हुई है। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा खरीफ की फसलें। तो बहुत लोगों को न पता हो कि खरीफ, रबी और जायद के हिसाब से भी हम फसलों का जो मौसम है उसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखिए खरीफ की फसलें, जो खरीफ की फसलें हैं बरसात के मौसम में ज्वार बाजरा जो उगाते हैं वह खरीफ की फसलें होती हैं। बरसात के मौसम में, ये बरसात के मौसम से थोड़ा सा पहले कह सकते हैं, मानसून आने से थोड़ा सा पहले बोई जाती हैं ये, और मानसून के समय पे उनको काटते रहते हैं। जैसे कि जून जुलाई से लेकर के जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में ये जो है कट जाती हैं। इससे ज्वार और बाजरा से क्या है, पशुओं का चारा जो है वो उपलब्ध होता है। उसके बाद में हम चलते हैं रबी की फसलें। रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? सर्दी के मौसम में गेहूं उगाते हैं हम लोग। सर्दी के मौसम में क्या उगाते हैं? गेहूं है, सरसों है, और ये जो उगती हैं ये अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं और उसके बाद में अप्रैल मई में ये काट ली जाती हैं। तो वहां पर क्या है, जो सर्दियों में जो सर्दियों की फसल, ऐसे समझ लो आप, जो सर्दियों में जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल होती है, और बरसात के मौसम में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसलें होती हैं। अब आगे चलते हैं हम जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन सी होती हैं भाई? सबसे अच्छी फसलें जो होती हैं वो जायद की होती हैं। तो देखिए रबी और खरीफ के बीच की जो फसल होती है
जो मार्च और जून के बीच में जो होती है वो मैं कहूँ रबी और खरीफ के फसलों के जो बीच में जो फसल बोई जाती है, यानी रबी और खरीफ के जो समय जो बचता है बीच वाला खाली मार्च और जून का, उसमें क्या करते हैं लोग, ककड़ी बो लेते हैं, लौकी, तरबूज, खीरा, और भी आपने देखा होगा खरबूज होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है रबी और खरीफ के फसलों के बीच में बोई जाती है मार्च और जून में, जिनमें ककड़ी, लौकी, तरबूज वगैरह होते हैं। अब एक और आपकी हेडिंग आती है बहुविधि। जो बहुविधि फसल प्रणाली है वो क्या है, बहुविधि फसल प्रणाली के अंदर क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगा लें या उगाना, वही बहुविधि प्रणाली के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में क्या है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा, यानी कि वैसे तो हम 4-4 महीने की 3 फसलें उगा ही लेते हैं, आप देख रहे हो, रबी, खरीफ और जायद, और ये हो गए आपके 12 महीने। लेकिन अब हम एक फसल से ज्यादा बात कही गई है, एक से 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी बहुविधि फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है। बहुविधि प्रणाली हो गई। एक होती है वितरण प्रणाली, कि जो भूमि वितरण प्रणाली होती है, भूमि वितरण प्रणाली में क्या होता है कि एक, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा, भूमि वितरण प्रणाली क्या कहलाती है, क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, सभी ध्यान देंगे। आपको ये जो वीडियो है अगर थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक वगैरह, शेयर वगैरह करते रहना भाइयों, क्योंकि देखो ये है भूमि वितरण प्रणाली क्या होता है, एक भूमि है, कोई भूमि है, ये 10 बीघा हो सकता है, 20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा, कितना भी हो सकता है। भूमि वितरण प्रणाली क्या होता है, पहले मान लो एक व्यक्ति के पास में ये 50 बीघा खेत था, 50 बीघा इसका एक ही मालिक था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो टुकड़ों में बट गया। अब इनके मान लो 4 भाई थे, तो 4 हिस्से पहले खेत के हो गए, अब 4 के 2 बच्चे हो गए, या किसी के 3 बच्चे हो गए, किसी के 2 हो गए, किसी का एक हुआ, तो यहाँ पर ये जो बट गया, फिर ऐसे धीरे धीरे इनमें भी बट जाएंगे, ये जो है बट जाएंगे, तो ऐसे करके ये भूमि वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जाना भूमि वितरण प्रणाली कहलाता है। तो जो आप देखते होंगे पालमपुर गांव, या हमारे आसपास भी गांव देखे जाते हैं, जो लोग पहले गांव के जो नंबरदार कहलाते थे ना, कहते हैं ना नंबरदार, जो गांव के नंबरदार लोग होते थे उनके पास में बड़ी बड़ी खेती पाई जाती थी, लेकिन आज भी उनको देखा जाए तो उनके जो खेत के हिस्से हैं वो छोटे छोटे हो गए जनसंख्या के हिसाब से। तो चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे क्या है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति 1960, हरित क्रांति क्या है, तो देखिए यहां पर 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज जो थे वो थे HYV के द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। देखो सबसे पहले क्या था, हमारे पास में अच्छे बीज नहीं थे, तो हमें सरकार ने हमारे भारत को आजाद होने के बाद में हमें कुछ बीज दिए, जो कंपनी थी HY बीज, ना हाइब्रिड करके बोला जाता है, ये अच्छे बीज थे। 1960 में हरित क्रांति आई थी भारत में, तब ये बीज जो है किसानों को दिए गए और इनसे पहले से बेहतर इन्होंने जो है अनाज पाया, खेती में अनाज को पाया, क्योंकि पहले जो है पहले जो है इतना अनाज नहीं उगा पाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इतना अनाज जो है उगाया। तो यहाँ पे देखिए पालमपुर गांव में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 1 हेक्टेयर में वो 1300 किलोग्राम गेहूं उपज जो है उनको मिलती थी। परंपरागत बीजों का मतलब मैं अभी समझाऊंगा। और यहाँ पर HYV बीजों की उपज से, यानी परंपरागत जो बीज थे तब तो होती थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
और जो HYV बीजों को जो अपनाया, उन्होंने प्रयोग किया उनका, तो यहाँ पर जो है अनाज बढ़ के उनको मिला, जो अनाज बढ़ के मिला वो कितना मिला, 1300 से जो बढ़ा वो मिला 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उपज जो है वो पहुंच गई। तो इन्होंने क्या देखा, जो परंपरागत बीज थे, परंपरागत बीज कौन से होते हैं, जैसे हमने अब की बार गेहूं की फसल कर ली, गेहूं का बीज जो है हमारे पास है, मान लो HYV भी मान लो, चलो उसके बाद में फिर हमने फसल जो है अपने खेत में बो ली, फिर जैसे ही ये जो हमारे पास गेहूं आया, हमने फिर से बीज को नहीं, वही गेहूं दोबारा से बो दिया, फिर उसके बाद में फसल थोड़ी सी कम होगी, फिर इसके बाद में फिर हमने दोबारा से वही बीज बो दिया तो और कम होगी, फिर उसके बाद में फिर हमने दोबारा से वही बो दिया तो और कम होगी। ये था परंपरागत बीज, एक ही बीज को बार बार बोना, उसी खेत के गेहूं को बार बार बोना, वो परंपरागत बीज जो है कहलाता है। और उससे आप देख रहे थे कि 1300 किलो प्रति हेक्टेयर जो है यहाँ पर गेहूं की उपज देखी गई थी, लेकिन बाद में जब हरित क्रांति को अपनाया गया और HY बीज जो बीज थे उनको अपनाया गया, तो 1300 से बढ़कर के 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक जो गेहूं की उपज थी तो वो पहुंच गई। तो यहां पर आपने देखा हरित क्रांति से हमें क्या लाभ हुए, हरित क्रांति से हमें बहुत सारे लाभ हुए, जैसे कि हमें नए नए बीज मिले, नई नई कंपनीज के बीज मिले, हाइब्रिड जो होते हैं अच्छे वाले, और उनमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होती है, तो उससे क्या है फसल जो है अच्छी हमें दूनी मिले, दूनी तो कम से कम मिलेगी, क्योंकि पहले जो हमारा जो खेत है मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें दवा वगैरह लगाई जाती थी, और बाद में जब हरित क्रांति आई तो अच्छी देखरेख रखी और सरकार ने भी सहायता की किसानों की, तो उस हिसाब से हमें पहले की अपेक्षा बाद में हमें बहुत अच्छा फसल में रिजल्ट यानी परिणाम देखने को मिला। कहाँ 1300 हुआ करते थे और बाद में वो 3200 हो गए। और उसके बाद में आप देखिए आगे, तो देखिए यहां पर जानेंगे हम कि सबसे पहले उस गांव में जो एक मजदूर है, डाला नाम का एक मजदूर है। डाला क्या है, डाला पालमपुर गांव में दैनिक मजदूरी करने वाला भूमिहीन मजदूर है जिसके पास में भूमि नहीं है, ठीक है, उसका नाम है डाला। डाला एक मजदूर है। तो देखिए सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपए निर्धारित किया गया था। सबसे पहले 300 रुपए निर्धारित था प्रत्येक दिन का, लेकिन मार्च 2017 से डाला जो था, यानी कि पहले डाला को जो मिलता था वो 300 रुपए प्रति दिन जो है काम के हिसाब से उसको 300 रुपए प्रतिदिन मिलता था, लेकिन 2017 से डाला को मात्र 160 रुपया ही मिलने लगा। ये ऐसा इसलिए हुआ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, काम कम होता गया, लोग ज्यादा होते गए, उस हिसाब से क्या होता है कि देखिए काम जब ज्यादा, मान लो यहाँ पर 10 आदमियों का काम है कोई और वहां पर 20 मजदूर पहुंच जाए तो क्या होगा, वो कंडीशन ये रहेगी कि 20 भले ही कर लें, जहां इनको 100 रुपए पड़ रहे होंगे वहां इनको 50 रुपए पड़ेंगे, तो फायदा क्या। इसीलिए जनसंख्या के हिसाब से डाला को बाद में 160 रुपए मिलने लगे। और यहां पर मैं भूमि की बात करूं तो देखिए ये ग्राफ बनाया है मैंने छोटा सा, ये 2 ग्राफ हैं, ये लगभग मैं 1950 के समय की बात करूंगा, तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर से जो अधिक थे वो 55.4% थे, बाकी के 44.6% कम थे। और बाद में यानी कि अब 2017 का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सीमांत और छोटे किसान जो हैं, यानी कि 85% यहाँ पर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जो लोग थे, सिर्फ और सिर्फ आपके 15% बचे जो कभी 55.4% हुआ करते थे, लेकिन आज वो 15% बचे हैं। और यहाँ पर 2017 के आंकड़े से 85% वे लोग हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिन पर होती थी। और आज आंकड़ा देख लो 17 के हिसाब से और आप देख लो 1950 के हिसाब से। तो देखिए ये चैप्टर जो है पालमपुर की गांव की कहानी, मैं जहां तक मैं मानता हूं मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें बच रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी समस्या हो उसका मैं कमेंट बॉक्स में हल करके डाल सकूं या आपको समझा सकूं किसी प्रकार से। तो देखिए
एक जो पालमपुर गांव है, बड़ा गांव है, कोई पास में कोई बड़ा गांव हो सकता है, कोई छोटा गांव हो सकता है। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। पालमपुर गांव में, गांव के पास में एक छोटा सा गांव हो सकता है, बड़ा सा गांव हो सकता है, बाजार हो सकता है, सीमांत सड़कें हो सकती हैं, छोटी बड़ी सहायक होती हैं, मुख्य सड़कें होती हैं। और मैं बात करूं तो वहाँ पर तालाब हो सकता है, नदियाँ हो सकती हैं, और वहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, गांव के लिए जो सरकार द्वारा जो दी हुई सेवाएं होती हैं, डाकघर, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर जो स्कूल, इंटर कॉलेज, वहाँ ये गांव में जो है इंटर कॉलेज और हाई स्कूल जो है, ये सभी गांव के अंदर, पालमपुर गांव के अंदर भी हैं। 2 इंटर कॉलेज हैं, एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ये सरकार द्वारा डाक विभाग की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर मैं बात करूं स्वास्थ्य केंद्र की, तो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, स्पेशल एक गांव के लिए नहीं हो पाता, तो वो 2, 3, 4, 5 गांव का मिलके एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग क्या इलाज करा लेते हैं। इस तरह से भी वो गांव के पास में जो है सेवा जो प्रदान की सरकार ने, वो वहां पर उपलब्ध थी। तो ये मेरे हिसाब से लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप सेंड कर दें अपनी प्रॉब्लम को। और आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगला जो चैप्टर होगा वो जल्दी ही आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पहला जो है पालमपुर गांव की कहानी, और दूसरा जो भी चैप्टर होगा वो आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगा। सो इस चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद में जो आपके भाई हैं, बहन हैं, छोटे भी हैं, और देखो यहाँ 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है, तो 9th क्लास के जो भी आपके साथी हों उनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी मिले। कभी कभी क्या हो जाता है, हम किताब को इतनी डीपली नहीं पढ़ सकते, इतना उदाहरण के साथ नहीं पढ़ सकते, तो किताब को समझने में दिक्कतें आ जाती हैं। इसीलिए आपको किताब तो पढ़नी ही है, उसके अलावा आप ये वीडियो अगर देख लोगे पूरी, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। और यहां तक आप पहुंच गए हो तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने पूरी देख ली होगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।